नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की राजनीति में आरएसएस को लेकर आज एक नई बहस छिड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु जैसे संगठन को, आरएसएस को एक तोहफा दिया, ऐसा कहा गया। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे होने से पहले, जो कि अगले साल होने वाले हैं 2025 में सितंबर में, 100 साल पूरे होने से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 58 साल पुराना फैसला बदला है। भारत सरकार के इस फैसले के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। इस चुनाव के दौरान लगातार ये चर्चा रही कि आरएसएस और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच कुछ मतभेद हैं। तो क्या ये आरएसएस के बीच जो मतभेद या जो भी परेशानियां, खींचतान चल रही थी, उन्हें दूर करने का एक प्रयास है? क्या इस प्रयास से ये मुमकिन होगा? क्या इस देश में अब सरकारी कर्मचारी यानी कि ब्यूरोक्रेसी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए संगठन के जो लोग हैं, वो मिलकर अब एक विचार के साथ, एक सोच के साथ इस देश में कामों को आगे बढ़ाएंगे? विपक्ष जितना हैरान और परेशान और चिंतित और इस मुद्दे पर एक तरह से आक्रामक है, उससे क्या कुछ वाकई में निकलने वाला है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हितेंद्र शर्मा जी बीजेपी से, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पौरुष भारद्वाज जी, फैसले पर आपको दिक्कत क्या है? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आरएसएस के ऊपर जो है प्रतिबंध सर्वप्रथम जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद में जो देश के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब जो थे, उन्होंने प्रतिबंध लगाया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब वो व्यक्ति थे कि जिनको भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता गाहे बगाहे जो है उनकी प्रशंसा भी करते हैं, उनकी नीति की भी प्रशंसा करते हैं और कई बार ये भी कहते हैं कि नेहरू की जगह प्रधानमंत्री उनको होना चाहिए था। तो अगर आरएसएस, अगर आप पटेल साहब अगर आरएसएस के या बीजेपी के जिसको कहते हैं कि आदर्श पुरुष होते हैं, तो उन्हीं आदर्श पुरुष ने जो है वो इस पे प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद देखिए लगातार 66 में एक आदेश आया, उसके बाद में 70 में आदेश आया, 80 में आया। उसके बाद में देखिए आप लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी रही, 10 साल मोदी जी की भी सरकार को हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 13 महीने की सरकार रही, फिर 13 महीने की सरकार रही, 13 दिन की सरकार रही, फिर 13 महीने की सरकार रही, फिर उसके बाद 5 साल की सरकार रही। तो उन्होंने भी इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। और मोदी जी तो खुद पिछले 10 साल से लगातार जो आरएसएस का जो प्रभुत्व था और खास करके जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में था, हम अब से पहले तस्वीरें देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी, चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हो या फिर है ना प्रधानमंत्री हो, तो वे जाकर के आरएसएस के आगे कहीं ना कहीं उनको नतमस्तक होना पड़ता था। परंतु पहली बार हमने देखा कि मोदी जी ने अपना कद जो है वो आरएसएस प्रमुख से भी बड़ा बनाने की कोशिश की। तो और हमने वो भी तस्वीरें देखी कि जब नेहरू जी के, सॉरी, मोदी जी के द्वारा जो है जब आरएसएस प्रमुख को सुरक्षा ऑफर की गई और जिस प्रकार से उनके द्वारा दबे सुर में उसका विरोध किया गया और कई जगह से आवाजें अंदर खाने सुनाई दी कि साहब वो उनके जासूसी करवाना चाहते हैं मोदी जी आरएसएस प्रमुख की, कि उनसे कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। इस प्रकार की कई जो खबरें और कई जो अंदर खाने जो बातें भाजपा के खुद के नेताओं के मुंह से आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी बातें वो। तो देखिए उस परिस्थिति में फिर उसके बाद अभी जो चुनाव हुए उसमें जो परिणाम आया और जो भारतीय जनता पार्टी की हताशा रही और जो पोलिंग परसेंटेज कम रही, उसका जब अध्ययन किया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो पता पड़ा कि सब आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो इन चुनावों में उतनी मुखरता से नहीं लगे जितनी मुखरता से पहले वाले चुनाव में लगा करते थे। निश्चित तौर पे हमारा मानना यह कि एक राजनीतिक निर्णय है और ये आरएसएस पे जो प्रतिबंध हटा करके जो है मोदी जी जो है वो आरएसएस को एक चाहते हैं कि वो वापस आरएसएस उनकी पहले वाली जो की जो कार्यशैली थी, जो भाजपा को लेकर के जो सक्रिय हुआ करती थी, सक्रियता थी, वो बने। परंतु मुझे लगता है कि भाजपा के और आरएसएस का ये आंतरिक मामला है, तो इनको बैठ के देखना है इनको क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, अगर कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने का कोई आदेश भारत सरकार की तरफ से निकलता है, तो वो बीजेपी और आरएसएस का अंदरूनी मामला है? ये एक सवाल है, समझने की कोशिश हम इसको भी करेंगे। लेकिन
पौरुष भारद्वाज जी की बात से ये समझ में नहीं आया कि इसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है। हितेंद्र शर्मा जी, इस फैसले के बाद क्या होगा, इसका क्या असर होगा, क्यों भारत सरकार ने ये फैसला जारी किया है? देखिए, मैं पौरुष भारद्वाज जी की बात पे एक चीज कहना चाहूंगा। इतनी देर की डिबेट में अभी तक जो 3-4 मिनट में बेले, एक भी बार उन्होंने ये नहीं बताया कि इस फैसले से उनको आपत्ति क्या है। सुबह से सभी पार्टियों के नेता और इस पे डिबेट चल रही है, अपने अपने बयान आ रहे हैं, मगर इस पे आपत्ति क्या है। जिसको आरएसएस की शाखा में जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाएगा। आरएसएस एक गैर राजनीतिक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा है। उसकी विचारधारा से जो लोग सहमत हैं वो लोग उसमें जा रहे हैं, और जो सहमत नहीं है वो नहीं जा रहे। इसमें बीजेपी, आरएसएस इसकी व्याख्या वो कर ही नहीं सकते, तो उनको इस विषय पे बोलने का मुझे लगता नहीं था कि कोई भी आज बीजेपी और आरएसएस पे कोई व्याख्या करनी थी हमें। जो उनने बोला वो पूरा बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी के आरएसएस के संबंध भी। आरएसएस हमारा मातृ संगठन है, हम सब लोग उसकी विचारधारा पे काम करते हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने वाला संगठन है, और हम इस निर्णय का दिल से स्वागत करते हैं कि आज जो 70-80 साल 50 साल में जो गलतियां समय समय पे होती रही, उन गलतियों को सुधार करते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो भी कर्मचारी संघ की शाखा में जाना चाहे वो निडर होकर किसी भी सरकार से डरे बिना उस शाखा में जा सकता है। आप भी नहीं बता पाए 2 मिनट में कि इसका असर क्या होगा। मैंने सवाल ये पूछा था आपसे कि इसका असर क्या होगा। मैंने आपको बताया, मीना जी, मैंने बताया कि इसका असर ये रहेगा कि अब बिना डरे जिसको संघ की शाखा में जाना है वो सभी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, जो राष्ट्रवाद के विचार से और आरएसएस के विचार से सहमत है, वैसे सभी व्यक्ति आरएसएस की शाखा में अब खुलकर जा सकते हैं। ओके, तो डर दूर हो जाएगा। डर था अभी तक कर्मचारियों का डर दूर हो जाएगा। इस संबंध में आज सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के लोगों ने बहुत बयानबाजी हुई है इस पर। आपको पहले सुनाते हैं। सत्ता पक्ष से पीयूष गोयल और विपक्ष से अखिलेश यादव और अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा है। ये तीनों लोगों को आप सुनिए, उसके बाद राजीव तिवारी जी और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा में आपके पास आ गए। हटाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है, और मैं समझता हूं ये इस प्रकार के देशभक्त और सामाजिक संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सोच जो लगातार नकारात्मक रही है, कांग्रेस पार्टी का रवैया जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति के खिलाफ रहा है, इस प्रकार की उनका रवैया बड़ा नकारात्मक रहता है। सरकार का आचरण है। उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है, तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन नौजवान, घर परिवार के उनके सदस्य, आप लोग, देखिए अब बारिश तो हो ही रही है।
तो अखिलेश यादव को भी सुना, पीयूष गोयल को भी सुना। पीयूष गोयल ने कहा कि राजनीतिक फैसला कांग्रेस पार्टी ने जो लिया था, अब बीजेपी ने एक राजनीतिक फैसला लिया है, उसे करेक्ट करते हुए सही किया है। अखिलेश यादव अपनी बात से क्या कहना चाह रहे थे? कौन सा दिया बुझ रहा है? कौन सा सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो रहा है? राजीव तिवारी जी, कुछ समझ में आया आपको? ऑडियो ऑन करिए सर, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। ना तो पौरुष भारद्वाज कुछ बोल पाए उस पर ढंग से, ना हितेंद्र जी बता पाए, ना पीयूष गोयल जी कुछ बोल पाए, ना अखिलेश यादव कुछ बोल पाए। किसी को कुछ बस एक वो हटाए, हमको एक फौरी तौर पर अपना बयान जारी करना है, सब नहीं करते। मैं बीजेपी वालों से पूछता हूं कि भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब वो गृह मंत्री थे तब उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। आप तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श मानते हो, उनकी विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा आपने गुजरात में लगवाई, और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री समेत, वो सब सरदार वल्लभ भाई पटेल को के गुण गाते नहीं थकते हैं। उनके लगाए हुए आदेश का वो भी कुछ ऐसा कारण नहीं बता पाए हटाने का कि भाई ये आखिर संघ को जो प्रतिबंध था पिछले 58 साल से, उस पर क्यों प्रतिबंध को उठाया गया। अब इसके अलग अलग मायने। भाजपा के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा तो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई अब हमको आरएसएस की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी सक्षम पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आगे अब बीजेपी में अंदर घबराहट है कि आगे के चुनाव में, सबसे बड़ी बात यूपी का, महाराष्ट्र का, तो ये बड़े बड़े चुनाव आ रहे हैं विधानसभाओं के, तो इसमें अब वो कैसे, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में भी आरएसएस, क्योंकि नागपुर उसका मुख्यालय है, पूरे महाराष्ट्र में हम सभी जानते हैं कि वहां पे संघ का बड़ा दबदबा है। उत्तर प्रदेश में आप कैसे, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक योगी जी नया लेके आए थे कि भाई सारी दुकानों पे हर फल वाला, हर परचूनी वाला, जो भी है ढाबे वाला, सब अपना नाम लिखेंगे कौन किस कास्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर भी अंतरिम आदेश दे दिया। तो अब करें क्या? तो कहीं ना कहीं से उनको अपने जो पूरी प्रशासनिक सिस्टम है उसमें अब वापस कैसे संघवाद को हावी किया जाए या उसकी घुसपैठ कराई जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले भी कर्मचारी वर्ग में बहुत सारे लोग आरएसएस की शाखाओं में जानते थे, मानते थे, उनके परिवार के, उनके घर के बुजुर्ग भी जाते थे, लेकिन जब से प्रतिबंध लगा तब वो ऑफिशियली, मतलब ये बताकर कि नहीं मैं राज्य कर्मचारी हूँ, केंद्रीय कर्मचारी हूँ, शाखा में नहीं जाते थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको दूसरे फिर जाति वाले मांग करेंगे, जो दूसरे और संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन, कि हमारे पर भी जो रोक लगी हुई है उसको भी हटाओ। तो एक अलग टाइप का माहौल बनेगा। और अभी ऐसी हटाने की कोई, प्रतिबंध हटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, सारा काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन संघ की नाराजगी दूर करने के लिए ये कदम केंद्र सरकार की द्वारा उठाया गया है। अब चाहे वो चुनाव में पराजय, जो बहुमत से नीचे रह गए, जो दावे किए गए थे 400 पार, 350 पार, वो पूरे नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं ये एक घबराहट है अंदर बीजेपी में। और वो आरएसएस को वापस से अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि बीच में जिस तरीके के संघ के मैसेज आए, अहंकार नहीं पालना चाहिए सरकार को, और जो दूसरे अलग अलग उनके बयान आए, अलग अलग नेताओं के बयान आए, 5 जन्य के जो संपादक रहे हैं उनके बयान जयपुर में आया था, संघ प्रमुख का बयान जो आया, उन्होंने चुनाव के बाद जो अपना पहला संबोधन दिया था उसमें जो उन्होंने बोला, वो सारी चीजें देखकर लगता है कि कहीं बीजेपी में अब संघ को वापस से मनाने की, और इसका असर ये होगा कि धीरे धीरे संघ वापस से बीजेपी पर हावी हो जाए। जी,
धीरे धीरे संघ वापस बीजेपी पर हावी हो जाएगा। ये भविष्य के गर्भ में है, और भविष्य के गर्भ में है कुछ चुनाव होने वाले राज्यों में, आने वाले राज्यों में। तो आने वाले राज्यों में जो चुनाव हैं, उन पर इसका कोई असर, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? मीना जी, असर की बात आप कर रही हैं, तो असर तो हर चीज का पड़ता है, मगर जहां से आपने अपनी डिबेट को शुरू किया है, दो चीजें हैं उसमें। एक चीज तो है कि क्या आरएसएस से जो बैंड हटा केंद्रीय कर्मचारियों को उसको ज्वाइन करने का, वो सही है या गलत है। और दूसरा जो अखिलेश ने कहा कि वो जो नाम को लेकर के, मैं दोनों का ही जवाब देना चाहूंगा। पहली बात कि जो बैंड हटा है, आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तब आरएसएस के खिलाफ एक माहौल था, और उस हत्या के बाद एक माहौल ऐसा बना था कि आरएसएस देश विरोधी संगठन है। मगर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि आरएसएस का महात्मा गांधी की हत्या में कोई हाथ नहीं है, तो उसके बाद इतने बड़े संगठन को लगातार इतने सालों तक देश विरोधी बताना, ये अपने आप एक राजनीतिक अवधारणा का हिस्सा रहा। दो चीजें होती है किसी भी संगठन के साथ में, या तो वो राष्ट्र विरोधी है या राष्ट्र के पक्ष में काम कर रहा है। आरएसएस देश में सबसे बड़ा राष्ट्र के निर्माण में काम करने वाला संगठन है। चाहे आप जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तब देख लें, आरएसएस के लोग सबसे ज्यादा आगे थे। उसके बाद जितने भी आपदा आई देश में, आरएसएस के लोग सबसे ज्यादा आगे रहे। कच्छ भुज में जब आपदा आई, भूकंप आया, आरएसएस के लोग सबसे ज्यादा आगे रहे। चीन का युद्ध हुआ तब आरएसएस के लोग आगे रहे। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तब भी आरएसएस के लोग आगे रहे। तो एक ऐसा संगठन जो देश के निर्माण में कार्य कर रहा हो, उसके ऊपर ये प्रतिबंध रहे कि उस केंद्रीय कर्मचारी उसके साथ न जुड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके रिलेशन की अभी बात नहीं कर रहा, मैं संगठन की कार्रवाई की बात कर रहा हूं। क्या संगठन पे बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आरएसएस पर इस तरह का बैन लगना बहुत गलत था। ये बहुत देर से दुरुस्त किया गया, बहुत पहले दुरुस्त होना चाहिए था। अगर आप एक भी बार ये सिद्ध कर सकते कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि में आरएसएस इन्वॉल्व है, तो आप उस पर चाहे जो प्रतिबंध लगाओ, कोई मना नहीं करता आपको। आपातकाल आया तब भी आरएसएस पे बैन लगा। आरएसएस की एक भी कार्रवाई को आज तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये गतिविधि राष्ट्र विरोधी है, इसलिए आरएसएस पे बैन होना चाहिए। या कोई भी, कांग्रेस तो लंबे समय तक नहीं ना, विचारधारा से उसके अपोजिट थी, मगर क्या उन्होंने भी कोई ऐसा कोई चीज न्यायालय में पेश की कि हाँ ये चीज राष्ट्र विरोधी है, इसलिए इस पर प्रतिबंध होना चाहिए? अगर कोई संगठन राष्ट्र निर्माण में काम कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध क्यों? नंबर 2, अखिलेश यादव के बात की करते हैं कि नाम लिखा जाना चाहिए या नहीं लिखा जाना चाहिए। मीना जी, आप इस प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं, क्या बोलती हैं? मैं मीना शर्मा, हम सब अपना नाम बोलते हैं। रेलवे में आप चले जाइए, हर कर्मचारी का जो गार्ड होगा, टीटी होगा, ड्राइवर होगा, उसके यहाँ नेम प्लेट लगी लगती है ना नेम प्लेट, ये किस पद का कर्मचारी है, किस योग्य सेवा दे सकता है। एयरलाइंस में चले जाइए, वहां लगी होती है कि नहीं होती। हॉस्पिटल्स में चले जाइए, डॉक्टर्स के नाम लगे होते हैं कि नहीं होते। क्या वो उन पे बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई ये देखता है कि ये नहीं होना चाहिए? आज मेरे इतने सारे मोमडन दोस्त हैं जो मेरे पर्सनल दोस्त हैं, चाहे वकील के क्षेत्र में देख लो, चाहे कपड़े के क्षेत्र में दो, बुरानी वाले या बाटली वाला या ये वाले, क्या मैं उनसे सामान नहीं लेता? क्या उनसे मेरी दोस्ती नहीं है? उदयपुर में एक न्यूज चैनल चलता है, न्यूज 91, वो अब्बास भाई चला रहे हैं और वो नाम मेरा दिया हुआ है। मीना जी, हमने मिलकर स्टार्ट किया था न्यूज 91 को, तो क्या हमारी दोस्ती खत्म हो गई? तो ये देश तो समरसता में रहने वाला देश है। यहाँ तो नाम के आधार पर बैन लगना
क्यों नहीं होना चाहिए? नाम पता क्यों नहीं होना चाहिए? हर आदमी की आइडेंटिटी, आप केवाईसी करवाते हैं तो क्यों नहीं करवाते हैं? हर चीज की जब केवाईसी होती है तो नाम दुकानों पे नाम लगने चाहिए, इसमें कहाँ बुराई है? तो मेरा दोनों के पक्षों में ये मानना है कि जो आरएसएस का जो हुआ है बैंड हटा, वो भी सही है, और नाम की जो बात कही है वो भी सही है। जी बिल्कुल, दोनों विषय जो है वो थोड़े अलग, कुछ हद तक मिले हुए, बहुत हद तक मिले हुए, लेकिन अभी हम आरएसएस पर जो प्रतिबंध भारत सरकार की तरफ से हटाया गया है उस पर अगर फोकस करते हैं तो जगदीश शर्मा जी, भारत सरकार ने ये फैसला पूर्ण सत्ता में रहते हुए बीजेपी की जब सरकार थी तब नहीं लिया, अब जब एनडीए की सरकार है और बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं है तब लेने का मतलब ये स्पष्ट संदेश जाता है कि बीजेपी अब डरी हुई है। मीना जी, ऐसा है, इसमें डरने का तो कोई काम है नहीं। मतलब डरी हुई होती तो इस तरीके से फैसले नहीं लिए जाते। आरएसएस से बैन हटाने का जो फैसला है ये डर का फैसला नहीं है। डर का फैसला होता तो कभी का हट दिया। ये फैसला तो अब बीजेपी को बहुत सारी ऐसी चीजें सूझ रही हैं जो उसको करनी चाहिए थी, नहीं कर पाई। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो ये मानते हैं कि आरएसएस किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करता है, और ये कहना कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में मनमुटाव है या बन नहीं रही है, ये बात भी मेरे गले नहीं उतरती। इसलिए नहीं उतरती कि कोई माँ अपने बच्चे से मनमुटाव रख सकती है क्या? आरएसएस तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, तो बीजेपी से कैसे मनमुटाव हो सकता है? ये हो सकता है किसी चीज पे नाराजगी हो, घर में भी होती है, बच्चों के साथ भी कई दफा नाराजगी पैदा हो जाती है, तो उसको थोड़ा दंडात्मक आदेश के साथ फिर उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन वो जो है दोनों में मनमुटाव हो या दोनों में बन नहीं रही है, आपस में टकराट है, ये मेरे बात गले नहीं उतरती। आरएसएस किसी भी परिस्थिति में देश की अच्छी स्थिति बनाए रखने के लिए काम करता है, किसी भी। जैसे 84 में एक दफा, ये मुझे मालूम नहीं इसमें सत्यता कितनी है, कांग्रेस वालों ने कभी कंफर्म भी नहीं किया, लेकिन आरएसएस ने कांग्रेस को जिताने के लिए भी काम किया। खासकर कश्मीर में जब बहुत ज्यादा विवाद हो गया और वहां हिंदू पॉपुलेशन की कमी होती गई, उनको भगाया जाने लगा, तब आरएसएस ने, और बीजेपी का वहां अस्तित्व बहुत कम था, नहीं के बराबर था कश्मीर, जम्मू कश्मीर एरिया में। जम्मू में तो फिर भी था, लेकिन कश्मीर में बिल्कुल नहीं था। तब आरएसएस ने वहां पर कांग्रेस को सपोर्ट किया, इसलिए कि कोई नेशनलिस्ट पार्टी, कोई राष्ट्र की सेवा करने वाली ऑल इंडिया लेवल की पार्टी वहां मजबूती से शासन में आए। जी, जगदीश शर्मा जी के इंटरनेट में कुछ इशू। पौरुष भारद्वाज जी, आपने सुना जगदीश शर्मा जी ने क्या कहा? किसी को आपत्ति होने की कोई बड़ी वजह नहीं है। सरकारी कर्मचारी अगर एक ऐसे संगठन से जुड़ते हैं जिस संगठन का सारा चरित्र जो हम देखते हैं, सारी कार्यशैली जो हम देखते हैं, वो राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई दिखती है, समझ में आती है। तो ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारी उस संगठन से जो जुड़ना चाहते हैं, किसी को जबरदस्ती तो जोड़ा नहीं जाएगा। ये तो कोई कहा नहीं कि अनिवार्य है, ये कहा गया है कि जिसको जुड़ना है वो जुड़े। तो फिर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों? मीना जी, देखिए, मैंने जैसा कि पहले कहा कि आज वाला जो निर्णय है, तो ये तो इसकी जो मंशा जो है, तो मंशा ये नहीं है कि कर्मचारियों के को शाखा में जाने में सुगमता रहे, बल्कि मंशा ये है कि जो आरएसएस से उनकी नाराजगी है, जो जगदीश जी कह रहे थे, चाहे वो भले माँ बेटे का रिलेशन हो या फिर वो दुश्मन वाला रिलेशन हो, रिश्ता कोई भी हो, पर नाराजगी है, ये जग जाहिर है। परंतु देखिए, उस नाराजगी को जो है उसको खत्म करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है भाजपा की तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा है, दो लोगों के बीच में कोई बात बिगड़ गई, उसको सुधार देंगे। नहीं, मैं यही बात कहना चाह रहा था मीना जी। देखिए, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जब आप निर्णय लेते हैं तो उसके आपको कई तकनीकी एस्पेक्ट और उसके कानूनी एस्पेक्ट पे भी विचार करना होता है। जैसे कि हमारे सरकारी कर्मचारियों पे एक प्रतिबंध लगा होता है कि भाई आप लोग किसी भी राजनीतिक प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे, किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। परंतु जब आरएसएस यदि कोई सामाजिक प्रोग्राम चलाती है, वहां तक ठीक है,
परंतु देखिए चुनाव के आसपास का जब समय आता है और अधिकतर आरएसएस जो भाजपा को सपोर्ट करती है, और हमने हमारे कई मिलने वाले आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, तो वो लोग भी, हमें पता है उनकी वर्किंग स्टाइल जो होती है, कार्यशैली जो होती है, कि वो किस प्रकार चुनाव के दौरान जाकर के जनता को इस पक्ष के लिए तैयार करते हैं कि भाई आप लोग भाजपा को वोट दें, या चाहे उसके आधार वो कई हिंदुत्व गिनाते हैं और भी कई आधार जो भी गिनाते हैं लोग ये। तो देखिए जब आप कर्मचारियों को उसमें जाने की छूट देंगे तो निश्चित तौर पे जो एक, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो या राज्य कर्मचारी हो, जिनपे हम ये प्रतिबंध लगाते हैं एक तरफ कानून के द्वारा कि भाई आप किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, तो आप उनके आरएसएस की शाखाओं में ऑफिशियली तौर पर भाग लेने पर आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वे आरएसएस की सामाजिक गतिविधि में भाग ले रहे हैं, आरएसएस द्वारा जो राजनीतिक गतिविधियां जो प्रायोजित की जाती है उसमें भी उनका इन्वॉल्वमेंट है? देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो पौरुष जी, ये तो निर्भर उस अधिकारी पर करेगा ना कि उसे क्या करना है। अगर वो वैचारिक रूप से आरएसएस के यानी उस संगठन के पक्ष में है या उसकी सोच के साथ चलता है, तो फिर आपको क्या परेशानी? नहीं मीना जी, देखिए परेशानी वाली कोई बात नहीं। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि चाहे राजनीति में भाग लेना हो या फिर है ना आरएसएस की शाखाओं में भाग लेना हो, तो जिन कर्मचारियों को जाना होता था वो तो अभी भी जाते थे। मेरी बात से तो हितेंद्र जी भी इस बात से मेरी सहमति व्यक्त करेंगे कि प्रतिबंध के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी जिनका झुकाव आरएसएस की तरफ था वो तो अभी भी जा रहे हैं। तो प्रतिबंध ऑफिशियली हटाने से या नहीं हटाने से मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड रियलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। मैंने जैसा कि पहले कहा कि इसके जो एक संदेश है, इसके पीछे छुपी मंशा है, वो सिर्फ एक मंशा पे मुझे लगता है चर्चा की जानी चाहिए। बाकी जो प्रैक्टिकली जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे कि है ना, मुझे नहीं लगता कि कि आज ये प्रतिबंध हट गया तो कल से कोई शाखाओं में या फिर आरएसएस की एक्टिविटीज में एकदम से कोई कर्मचारियों की संख्या एकदम से कोई बढ़ के बहुत कोई दुगनी तिगनी हो जाएगी या फिर सवा गुनी डेढ़ गुनी हो जाएगी। और ये मंशा क्या है? मंशा मैंने बताया, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से लगातार आरएसएस का कद घटाने की दिशा में काम भी किए गए और बयान भी दिए गए। अभी जैसा कि तिवारी जी बता रहे थे कि जेपी नड्डा जी ने खुद ने भी बयान दिया कि भाई हमें हमारे पास खुद कार्डर बेस्ड पार्टी है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। और उसकी वही बात दोहरा रहे हैं आप, यानी कि आप फिर उसी बात पर आ रहे हैं कि दोनों की आपस की मंशा एक दूसरे के लिए ठीक नहीं थी। अब जो है वो मंशा एक दूसरे के लिए ठीक करने की है। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को इससे वैसे बुनियादी रूप से कोई आपत्ति नहीं है। आपकी बात से ये समझ में आ रहा है मुझे। हितेंद्र शर्मा जी, देखिए जी बोले पौरुष जी, जल्दी से कुछ और बोलना चाह रहे हैं? मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब हम जैसा कि तिवारी जी अभी कह रहे थे, जब हम आज प्रतिबंध हटाने की चर्चा का यदि कोई स्वागत करता है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत करते हैं, तो उन्हें उस बात पर भी जवाब देना होगा कि मोदी जी की 10 साल की सरकार में प्रतिबंध क्यों नहीं हटा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में प्रतिबंध क्यों नहीं हटा, और सबसे बड़ी बात कि जिस आरएसएस पे प्रतिबंध आरएसएस के आदर्श पुरुष सरदार पटेल ने लगाया, तो और एक तरफ आप उनकी इतनी बड़ी मूर्ति लगा रहे हैं, तो क्या आप उनके निर्णय पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं? कमाल पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष को आपत्ति क्या है ये समझा नहीं पा रहे आप। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में चले गए 20 साल पहले, 10 साल पहले मोदी जी का दौर अभी रिसेंटली, मोदी जी का भी पिछली सरकार, मीना जी मोदी जी की पिछली 2 सरकारें। अरे मोदी जी ने 10 साल में क्यों नहीं किया, ये मोदी जी का हेडेक है ना, आपका क्यों हेडेक है ये? आपको क्यों इसकी चिंता हो रही है? हेडेक तो जब आप एक राजनीतिक पार्टी के नाते प्रतिक्रिया ले रहे हैं तो देनी पड़ती है ना मैम। तो क्या है प्रतिक्रिया, ये बताइए ना। मोदी जी की चिंता आपको क्यों परेशान कर रही है? आपकी सेहत पे, पार्टी पे क्या असर डालेगी वो? मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ कि मैंने मैम, जैसा मैंने मेरी उसमें चीज कही कि भाई ये इसकी जो ग्राउंड रियलिटी पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने कहा आपको कि आप कल से आप गणना करवा लीजिए, आपके पास कोई मैकेनिज्म हो तो आप गणना करवा लीजिए कि कल से कोई आरएसएस की शाखाओं में लोग बढ़ जाएंगे क्या? जिनको जाना था वो जा रहे थे, अब तक जा रहे थे, जिनको एक्टिविटी में भाग लेना था वो ले रहे थे। ये इनकी आपस की जो है वो आपस का मामला है, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक है, प्रधानमंत्री भारत की सरकार आदेश देती है नहीं देती है, कांग्रेस पार्टी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ना ही विपक्ष के मुद्दों पर कोई फर्क पड़ रहा है, ना ही आरएसएस की टीम में कोई ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है हितेंद्र शर्मा जी, सवाल ये है कि ये जो जितने भी कर्मचारियों को जोड़ने का, अधिकारियों को जोड़ने का जो ये प्रयास है, इससे मोहन भागवत जो कहते हैं कि विश्व पुरुष बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, ये जो उनका स्टेटमेंट आया,
इसके बाद में गुरु पूर्णिमा की अचानक याद आई क्या भारत सरकार को? देखिए, ये इंदौर की अदालत में एक वाद दायर हुआ था, वहां से सरकार से जवाब मांगा गया और सरकार ने जो पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा गलत निर्णय किया गया था, एक गलत काम हुआ था, उसको सुधार करते हुए इस निर्णय पे आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करे कि भाई जिसको जाना है वो जाए, जिसको ना जाना है ना जाए। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, बार बार एक बात आ रही है कि भाई सरदार पटेल ने आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल ने आज जो चर्चा चल रही है, किसी कर्मचारी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था, संगठन पे उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, प्रतिबंध हटा, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आरएसएस किसी भी काम में, इस तरह के काम में लिप्त नहीं था, आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। ये तो जो बार बार एक अनर्गल बात की जा रही है कि भाई सरदार पटेल ने ऐसे किया था, हाँ सरदार पटेल हमारे आदर्श पुरुष हैं, हम सरदार पटेल को मानते हैं, उनकी नीतियों का अनुसरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण भाव रहा उसको सभी राष्ट्रवासियों को मानना चाहिए। और हम लोगों ने जो सरदार पटेल को सम्मान मिलना चाहिए था पिछले 60 वर्ष में, कांग्रेस को जो उन्हें सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान कांग्रेस ने उनको नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, उसको एक आपने तो शुरुआत में गोडसे को भी आपने सम्मान दिलाने की कोशिश की थी। आपने गोडसे को भी, मोदी जी के पहले साल के कार्यकाल में, 2 साल के कार्यकाल में आपने तो गोडसे को भी सम्मान दिलाने की कोशिश की थी, परंतु विश्व पटल पे जाकर के महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होना पड़ता था, आपकी मजबूरी हुई है, आपने बैकफुट पे आए आप लोग। ना, महात्मा गांधी पे कांग्रेस का कॉपीराइट थोड़ी था, हम उनके भी विचारों के जो भी अच्छी चीज है, हमारा तो काम रहा है। आरएसएस ने हमेशा, मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूं, आपके विचारों का स्वागत करता हूं। विभाजन कराया था इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान का विभाजन कराया था तो आरएसएस ने उस निर्णय का स्वागत करा था, हमारी पार्टी के नेताओं ने उन्हें शक्ति का रूप बताया था। हम लोग हर अच्छी चीज को स्वीकार करते रहे, हमारी कांग्रेस की तरह कभी भी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने की मंशा नहीं थी, हमने विरोध भी किया है तो मुद्दों पे किया है। आप लोग अभी तक इस डिबेट में एक कारण नहीं बता पाए कि आज के निर्णय पे आपको क्या आपत्ति है। मैं पौरिश भारद्वाज जी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या आपत्ति है इस निर्णय से। अरे जितेंद्र जी सुनिए, पहले आप ये बताइए, अब ये जो जेपी नड्डा जी ने कहा था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब जो अभी तक एक नैरेटिव बन रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, आरएसएस मुद्दों के आधार पे अपना समर्थन देता रहा है, राष्ट्रहित के मुद्दों पे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा एक है, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर हम चलने वाले लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े हुए हैं, मगर कई ऐसे अन्य दलों के लोग भी हैं जो आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं और आरएसएस में काम करते हैं। आरएसएस गैर राजनीतिक संगठन है। माननीय मोहन भागवत जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जो भी संगठन अगर किसी अच्छे काम के लिए हमसे कोई व्यक्ति मांगता है, प्रचारक मांगता है, जब उनसे सवाल किया गया था कि संगठन महामंत्री आरएसएस से ही क्यों आते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया था कि अच्छे काम के लिए जो भी हमसे व्यक्ति मांगेगा और हमें लगेगा कि ये काम राष्ट्रहित का है तो हम उसमें व्यक्ति देंगे। अगर कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि उन्हें संगठन महामंत्री चाहिए तो कांग्रेस जाए नागपुर मुख्यालय पे और भागवत जी के काम करना चाहे, इसके लिए हमें संगठन महामंत्री दीजिए। जितेंद्र शर्मा जी, कहाँ उलझ गए आप कांग्रेस में? मैंने तो पूछा बीजेपी का था कि बीजेपी का मनमुटाव दूर हो गया आरएसएस से पूरी तरह। कहाँ था मनमुटाव? कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, मनमुटाव जैसी कोई चीज नहीं है। आरएसएस हमारा मातृ संगठन है, हम आरएसएस के विचारों का सम्मान करते हैं और उस पर काम करते हैं। राजीव तिवारी जी, ये राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी जो इस तरह के बयान आने लग गए थे, राजस्थान में भी विधायकों ने इस तरह के बयान दिए हैं कि बड़ा अंदर ही अंदर विद्रोह चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो हमने हाल देखा ही है पूरा। तो ये जो भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का, और इसको प्रचारित भी इस तरह से किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के दिन उस संगठन को जिससे वो निकले, जिससे सीखा है, अपना वो वापस दिया है। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने उनको वापस आरएसएस को अपनी तरफ से तोहफा दिया है, उपहार दिया है। वाकई में एक प्रधानमंत्री और एक सरकार आरएसएस को तोहफा दे, इसको इस रूप में जो प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, इसका मायने, इसका मतलब क्या है? देखिए, मुद्दों से भटकाने के लिए नया मुद्दा एक खड़ा किया जाता है और गुरु पूर्णिमा में तो गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो शिष्य जो होते हैं वो गुरु को दक्षिणा देते हैं। तो अब मोदी जी भी आरएसएस के शिष्य तो है ही,
उनके कार्यकर्ता और प्रचारक रहे हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा जो केंद्रीय कर्मचारी या उसके बाद राज्य कर्मचारी जो राज्यों के होंगे उनमें डिवीजन हो जाएगा। ये इस विचारधारा को मानता है, ये इस विचारधारा को मानता है। अभी जो लोग संघ में जाते भी थे, शाखा में जाते भी थे, चुपचाप होके आ जाते थे, उसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती थी। अब तो छुट्टा हो गया मामला सारा, प्रतिबंध ही हट गया। अब तो एक सेक्शन में अगर 20 लोग हैं उसमें से 10 लोग कहेंगे यार कल से शाखा पर चलेंगे अपन। तो जो बाकी 10 दूसरी विचारधारा के लोग हैं उनके अंतर्मन में क्या चीजें चलेंगी उसके बाद कि हम तो फंस गए, कहाँ है ये, चक्कर पड़ गया, ये तो एक गुट बन गया इधर। तो ये जो कर्मचारियों के बीच में जो फ्रैक्शंस पैदा होंगे ये कहीं से भी देश के लिए अच्छे नहीं होंगे। 58 साल से चल रहा था, चलते देते। अब इसमें तो ये था ना कि ये जो कांवड़ यात्रा वाला आदेश था उस पर इतनी चर्चा, फिर ये आपका नीट यूजी वाला जो मामला था उससे ध्यान हटाने के लिए एक ये गुरु दक्षिणा फरमान सुना दिया गया कि साहब आज से ये हो गया। तो इनको ये था कि इसका इतना विरोध या इतना इसका वो होगा लोगों के बीच में कि ये दूसरे मुद्दे दब जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वो हटा ही दिया, उसमें अंतरिम आदेश दे दिया। अब 26-27 तारीख को होगी दूसरी सुनवाई, उसमें क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट वो अलग बात है। लेकिन आज उसने ये तो कह दिया कि आप दुकानों पे नाम, और सही भी है, दुकानों पे आप नाम अपना कोई भी लिखो ना, प्रोप्राइटर का नाम लिखने की क्या जरूरत है। वो तो अंदर आपको किसी को देखना है तो उसका शॉप एक्ट का वो सर्टिफिकेट लगा ही रहता है। ये बहुत बड़ा विषय है राजीव तिवारी जी, और इस पर सच में लंबी बहस होनी चाहिए कि मेरा नाम अगर मीना शर्मा है तो मैं शो करते हुए मीना शर्मा की जगह संगीता लिखूं तो वो कितना वाजिब है। ये बहस का विषय हो सकता है। किसी भी रिलेटिव, आपके धर्म, किसी भी या किसी भी जो सार्वजनिक जैसे नाम है, जैसे जोधपुर मिष्ठान भंडार है, अग्रवाल मिष्ठान भंडार है, एक शहर के अंदर 50-50 दुकानें हैं, 100-100 दुकानें हैं। अब उसमें प्रोप्राइटर रामचंद्र है, रहीम है या सरबजीत है या कौन है, इससे किसी को क्या लेना देना है। नहीं तो गवर्नमेंट अगर वहां पर कुछ मिसकंडक्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। आज गवर्नमेंट के इतना शुद्ध के विरुद्ध अभियान चलता है, कितने लोग पकड़े, मतलब छापे पड़े, मतलब हजारों क्विंटल घी, तेल, मसाला, मावा, न जाने क्या क्या जब्त किए गए। आज तक किसी को सजा नहीं हुई, ना वो रिपोर्ट सामान का क्या हुआ। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर किसी दुकान का नाम राम किराना स्टोर है और उसका प्रोप्राइटर रहीम है, तो वो रहीम राम के नाम का दुरुपयोग कर तो नहीं रहा है, कर रहा है तो किस तरीके से कर रहा है। तो ये पता लगाने का काम गवर्नमेंट का है, उस विभाग का है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड है, उसका है। ये थोड़ी कि हम उसमें देखेंगे नहीं राम का नहीं, राम मिष्ठान भंडार नहीं, रहीम मिष्ठान भंडार करना पड़ेगा तेरे को, तभी तेरी दुकान चलेगी। गवर्नमेंट ये बात आपकी लॉजिकल है, तार्किक है कि भाई गवर्नमेंट देखे लिस्टिंग किसने किस नाम से कराया हुआ है, रजिस्ट्रेशन। और फिर अगर कोई वहां पर मिलावट हो रही है, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ हो रही है, कुछ और चीजें हो रही हैं, तो वो उसको देखने का काम, उसको आप 10 लोगों को कड़ी सजा दीजिए ना। अभी सामने देखिए 10,000 लोग सुधर जाएंगे जी। आप सजा किसी को देते नहीं हो, हल्ला चिल्ला इतना सारा हो जाता है, मीडिया में इतना गुणगान और सब हल्ला हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में कुछ होता ही नहीं है। जी। तो ये मुद्दों से ध्यान हटकाने का यही मुद्दा भटकाने का काम ये आरएसएस वाला जो है ये भी है। लेकिन इसका लॉन्ग टाइम के लिए असर कर्मचारियों पर गलत पड़ेगा, क्योंकि जो कर्मचारी एक साथ मिलजुल कर अभी संभाव से सद्भाव से काम कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं
बीच में एक वैमनस्य की भावना या मनमुटाव की भावना या मनभेद की भावना ये एक पैदा हो सकती है, वो देश के लिए खतरनाक है। एक तो मनमुटाव की भावना और दूसरा एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वो जो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी तो उसमें जो उस विचार से नहीं जुड़े हैं वो भी जाना शुरू कर देंगे कि नहीं अभी तो सत्ता है, जब तक सत्ता है तब तक जाएं, सत्ता नहीं है तो बदल जाएं, मतलब बहुत कुछ चलेगा इसमें। मीना जी एक बात बता दूं, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग वो होता है जिसकी सत्ता होती है उसी के साथ चलता है, और जो विपक्ष में होता है उसके यहाँ वो रात को जाता है, और जिसकी सत्ता होती है उसके यहाँ कार से दिन में जाता है। अधिकारी कर्मचारी किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। नंबर राजीव भाई ने जो कहा उसका बात मैं उसका थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहता हूं। ये कहना कि ये छूट देने से बहुत फर्क पड़ेगा कर्मचारियों पे, मैं ऐसा नहीं मानता मीना जी। इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। कारण ये है कि चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे वामपंथी दल है, सबकी अपनी यूनियंस है। कांग्रेस की इंटक है, भारतीय जनता पार्टी की भारतीय मजदूर संघ है, वामपंथियों की है। तो जो जिस विचारधारा का है, चाहे आरएसएस से बीएमएस जुड़ी निकली हुई है, कांग्रेस से इंटक निकली हुई है, वामपंथियों से जो अदर फेडरेशन से वो निकली हुई है, तो क्या वो लोग उनसे नहीं जुड़े हुए? क्या वो विचारधारा वहां से नहीं आ रही? जो भी कर्मचारी है वो उस यूनियन से जुड़कर उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है और अपनी मांगों को मनवा रहा है। इसी तरह आरएसएस के भी बहुत से अनुषंगी संगठन है, आरएसएस तो मेन है, उसके संगठन से बहुत सारे हैं, और जो संगठन है उनमें लोग पहले से जुड़े हुए हैं। चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में देख लीजिए, चाहे स्कूलों के फील्ड में देख लीजिए। क्या रेसला दो तरह की नहीं है? एक रेसला राष्ट्रीय है और एक रेसला साधारण है, जिसमें कॉलेज टीचर्स आते हैं, और एक राष्ट्रीय तरह के लोगों से जुड़े हुए। तो विचारधारा तो वहां भी चल रही थी, पहले से ही चल रही थी। तो ये कहना कि आज आने से बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खाली प्रतिबंध हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्मचारी पहले से ही जुड़ा हुआ विचारधाराओं से। और नंबर दो मीना जी, आरएसएस की जो वर्किंग स्टाइल है उसमें आरएसएस में ध्वज प्रणाम गुरु मान के किया जाता है। आरएसएस का गुरु ध्वज है, और ध्वज प्रार्थना के बाद जो ध्वज को प्रणाम किया जाता है वो गुरु मान के किया जाता है। ध्वज वहां पे सब कुछ है, वहां मोहन भागवत जी कुछ नहीं है, वहां संगठन कुछ नहीं है, वहां का जो ध्वज है। जैसे सिखों के यहाँ ग्रंथ साहब है, मोहम्मद में कुरान है, तो वैसे आरएसएस में ध्वज है। तो ध्वज प्रणाम और गुरु दक्षिणा ध्वज के सामने की जाती है। तो ये कहना कि गुरु दक्षिणा देती मोदी जी ने, ये भी गलत है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आरएसएस जैसे संगठन की जो कार्य प्रणाली है, आप उनके प्रचारकों को देखिए मीना जी, सारी जिंदगी शादी किए बगैर पूरे देश में काम कर रहे हैं, अनाम उत्सर्ग हो गए। आप जानती हैं, कभी उनपे बहस हुई इस देश में कि उन्होंने कैसा काम किया? प्रचारक किस तरह से देश को इकट्ठा करने में काम कर रहे हैं, क्या क्या जोखिम वो उठा रहे हैं। अब जनजाति क्षेत्र की आपने बात की मीना जी, आपने डिस्कशन किया था हिंदुत्व को लेकर के, कितना जनजाति क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा था। उस दिन बहस थोड़ा आपने जल्दी खत्म कर दी थी, वो टॉपिक हमें बाद में लेना था धर्मांतरण के ऊपर। जो देश में क्रेप्टो ईसाइज में या और तरह के नक्सलिज्म में, उसके बीच में क्या मिजोरम में जाके प्रचारक काम नहीं कर रहे क्या? ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां कोई नहीं जाता, वहां जाकर भी आरएसएस का प्रचारक काम कर रहा है, देश में काम कर रहा है। किसके लिए कर रहा है वो? क्यों जोखिम ले रहा है वो? तो खाली आप ये कह दें कि खाली एक आदेश आने से फर्क पड़ेगा, मैं नहीं मानता। मेरा किससे फर्क पड़ेगा? लोग पहले से जुड़े हुए थे, पहले से यूनियनों से थे, उनकी भावनाएं जिसके साथ थी, कोई इंटक से था, कोई बीएमएस से था, कोई इससे था, कोई फर्क नहीं पड़ता। बयानबाजी ठीक है, जो होती है वो होती रहने। जी जगदीश शर्मा जी, भारत सरकार, गुरु पूर्णिमा, प्रधानमंत्री, कर्मचारी, अधिकारी, ये सब तो ठीक है, बातें सारी हुई, लेकिन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस पूरी सोच पर, इस आदेश का, क्योंकि
ये आदेश उनके प्रति देश की एक सोच को भी बदलता है कि भाई उन पर एक ऐसा प्रतिबंध लगाया गया जिसका कारण भी उस समय बताया गया, उस कारण को सुप्रीम कोर्ट से धोया भी गया कि वो सही नहीं है। ऐसे में इस आदेश के आने का आरएसएस के लिए क्या मायने है? देखिए मीना जी, सबसे पहला तो इसका मायने ये पड़ेगा कि जहां कहीं भी आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं और वो कोई लीगल पचड़े में फंस गए, तो ये एक इशू बनता है लीगली कि सब एक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक बात पहले आपको और उससे पहले बताना चाहता हूँ, आरएसएस का कोई लिखित जो है विधान या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आरएसएस जो है वो अपनी परंपराओं, नियमों के जो स्व घोषित नियम है वो उनसे चलता है। उनका कभी आरएसएस का कोई लिखा हुआ विधान आपने देखा हो या सुना हो, वो कहीं नहीं है। आरएसएस रजिस्टर्ड संस्था भी नहीं है, ये विचारों से ही जुड़ी हुई है, बस अपने काम से ही जुड़ी हुई है। ये जो कुछ भी काम करती है अपने काम के आधार पर करती है। तो ऐसी इसके जो अनुसांगिक संगठन है जिसका कि मुनीष जी अभी जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आदिवासियों में काम करने वाले, किसानों के बीच काम करने वाले, वो संगठन जरूर रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो जाकर ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां पर थोड़ी मतलब रिस्की फील्ड भी होते हैं। बहुत सारी जगह पर रिस्क है। नक्सलाइटों के बीच में आरएसएस वालों ने खूब काम किया, कोशिश कर रहे थे वो कि देश की मुख्य धारा में आ जाए, सामान्य जिंदगी जिए, नक्सलिज्म की जरूरत नहीं है, ऐसा करके। तो ये जो है संगठन ऐसा है जिसके बारे में, लेकिन अभी क्या हो जाएगा कि एक लीगल सेंटिटी इनको मिल जाएगी कि इनके ऊपर कोई बैन नहीं है। सबसे बड़ा असर तो ये होगा, उसकी वजह से आरएसएस के काडर में सारे में एक अच्छी स्थापना बनेगी और उनको जो है आधार मिल जाएगा इस बात का कि उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। कर्मचारियों की जहां तक बात है तो वो आरएसएस की एक्टिविटी जितनी होती है फील्ड में, उसमें कर्मचारी तो अभी भी भाग ले रहा था, लेकिन इस आधार पर कि वो जाता है आरएसएस की गतिविधि में, कर्मचारी के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन हो सकता था, प्रशासनिक एक्शन हो सकता था। अब वो नहीं होगा जी। अब वो नहीं होगा, सारे लोग बचे रहेंगे इस बात से। तो ये इस तरीके से इनका मनोबल ऊंचा करेगा, और वो मनोबल ऊंचा जितना होगा एक संगठन का वो संगठन उतना ही बेहतर तरीके से काम करेगा। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि होगी इस आदेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस के विस्तार में भी इससे कोई फर्क पड़ेगा या उन्हें जरूरत ही नहीं? विस्तार में तो इनके कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, आरएसएस रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, इसलिए इसके विस्तार करने में या इसके एक्टिविटी करने में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जी जी। और आखिरी सवाल, बीजेपी से रिश्ते जो हम लगातार चर्चाओं में बार बार करते रहे हैं, इस फैसले से कोई फर्क आएगा? नहीं, ये इससे थोड़ा सा फर्क यही पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट ने जो है आदेश जारी करके इस पे लगे हुए बैन को हटा दिया, तो अच्छी बात है, कर्मचारी भी हिस्सा ले सकते हैं। तो इससे आदमी अपने फेवर में कोई फैसला होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में फैसला होता है, तो उससे उसका उत्साहवर्धन होता ही होता है। भाई हमारे ऊपर बैन लगा हुआ था, वो हट गया। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को या उसका जो ऑरा है वो इतना बड़ा है कि उस पर वाकई में राजीव तिवारी जी इस आदेश से कोई बहुत उनके मनोबल पर फर्क पड़ेगा, कोई बहुत कृतज्ञता का भाव आएगा, मतलब नरेंद्र मोदी के प्रति जो भी या बीजेपी के इस वक्त के आला कमान के प्रति जो भी आरएसएस की सोच है वो बदल जाएगी? देखिए, ये सारी चीजों का पता लगेगा जब आज से 4-5 महीने बाद राज्यों में चुनाव होंगे जी। उसके बाद ही, और इस दरमियान आरएसएस की गतिविधियों में कितनी वृद्धि होती है अगले 4-5 महीनों में, ये एक देखने की चीज होगी कि वो किस तरीके से अब ये प्रतिबंध हटने के बाद कितना खुलकर जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, वो कितना खुलकर सरकार के प्रति
अपना समर्थन या अपने जो भी कामकाज है उसका उसमें क्या करता है, वो एक चीज सबसे देखने लायक होगी, समय के साथ पता चलेगा। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। मीना जी, जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ कर्मचारी वर्ग के लिए जो 3% है पूरे देश में, 3% से भी कम होगा पूरे देश में। आरएसएस महिलाओं में भी काम कर रहा है, आरएसएस यूथ में भी काम कर रहा है, आरएसएस बच्चों में भी काम कर रहा है, आरएसएस जनजाति क्षेत्रों में भी काम कर रहा है, आरएसएस उन बस्तियों में भी काम कर रहा है जहां कई लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं, उसको भी अपने साथ जोड़ने की काम कर रहा है। आरएसएस में क्या है, आरएसएस में क्या कहते हैं, आप जाइए मिट्टी से खेलिए, मिट्टी की खुशबू लीजिए देश की, और उन लोगों से जुड़िए और जाति भेदभाव के बिना जुड़िए। जहां कोई नहीं जाता उनको अपना बनाइए, समरसता का भाव फैलाइए। इसके अलावा आरएसएस ने क्या कहा? आरएसएस ने कोई बात नहीं की। आप खुलकर सबसे बात कीजिए, देश के लिए बात कीजिए, देश के विकास के लिए बात कीजिए, देश में रूढ़िवादिता को हटाने के लिए बात कीजिए, किसी के साथ भेदभाव मत रखिए। तो जब इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा कैनवास हो, वहां अगर छोटा सा कैनवास के हिस्से पर हम बात करें ना मीना जी, तो वो बहुत बहुत ज्यादा। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, कभी कभी छोटी बातों के संदेश बड़े होते हैं। कर्मचारी वर्ग भले ही परसेंटेज के लिहाज से छोटा हो, लेकिन उसका असर बहुत बड़े वर्ग में होता है। वो चुनाव की दिशा आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका तय कर सकता है। जब मशीनरी, क्यों कहते हैं हम, सत्ता आने से मशीनरी का जो उपयोग है। जी जी मीना जी, आप सारे चुनावों को देख लीजिए, 3% का ही अंतर होता है जो आप कहना चाह रही है। सिर्फ 3% का होता है, कहीं 1.5% होता है, कहीं 2% सत्ताएं बदल जाती हैं, उसमें असर आता है। मगर मैंने जो उदाहरण दिया था ना यूनियन का या लोगों के उसका जुड़ने का, तो लोग तो पहले से जुड़े हुए थे मीना जी इस संगठन से। इसीलिए बात है कि अब संदेश की इस राजनीति का क्या मतलब है, इससे जो संदेश दिया गया उसका क्या है। जो जगदीश जी ने कहा उससे कहा कि हल्का सा मनोबल बढ़ेगा, और एक जो फियर है, जो दिमाग में अगर कोई फियर पैदा होता है जब सत्ताएं बदलती है, विपक्षी सत्ताएं आती है, तो वहां फियर नहीं रहेगा। बस इसके अलावा और कोई असर नहीं होगा। जो जगदीश जी कहते रहे वो तुम्हारी कह रहे। सत्ताएं आने के बाद तो फैसले बदल भी जाते हैं ना। जैसे फैसला बदल गया कि फोन टैपिंग के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट से जरूरत नहीं है, फोन टैपिंग अब राजस्थान में कराने की जरूरत नहीं है, तो वैसा उस तरह की संभावनाएं भी बनती है। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पे जब सरकार बदलती है तो सरकार अपनी विचारधारा के अनुरूप कार्य करती है, और उस दौरान यदि कोई, जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे कि है ना, जैसे अभी नियम बने हुए हैं कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों के लिए कि वो सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले सकते वो। तो यदि निश्चित तौर पे यदि एक आरएसएस के साथ जुड़ करके यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी सिर्फ एक सामाजिक कार्य तक लिप्त रहता है, वहां तक तो ठीक है, परंतु यदि उसकी लिप्तता राजनीतिक कार्यों में पाई जाती है, तो निश्चित तौर पे जब देश के बनाए हुए कानूनों का कोई भी संगठन या उस संगठन के कोई व्यक्ति उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो सरकार होती है तो वो उस पर विचार करती है। तो मुझे लगता है कि सरकार यदि कोई विचार भी करेगी, अगर परिस्थिति ऐसी, मैंने परिस्थिति शब्द काम में ले रहा हूँ, यदि ऐसी परिस्थिति बनती है और यदि सरकार कोई विचार करती है, तो मुझे लगता है कि कोई बुराई वाली बात भी नहीं है इस चीज के अंदर। जी हितेंद्र शर्मा जी, आखिरी टिप्पणी आपकी बहुत संक्षेप में। देखिए, आरएसएस की जो व्याख्या की जा रही है वो कर्मचारी वर्ग तक सीमित न रखी जाए। आरएसएस देश के सभी वर्गों में, सभी समाजों में, नक्सलाइट एरियो में जहाँ पे माओवाद था, नॉर्थ ईस्ट में जितना काम आरएसएस ने करा होगा, हमारे हजारों प्रचारक शहीद हो गए इस तरह की असामाजिक गतिविधियों को सुधारते हुए। आपने सुना नहीं, जगदीश शर्मा जी ने, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा ने सब कुछ बताया। ये सारी बातें हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि सत्ता के द्वारा जो संदेश की राजनीति की जाती है उसका समाज पर किस तरह का असर पड़ता है। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अगर ये प्रयास किया गया है, तो ऐसे प्रयासों में कितनी सफलता जनता देना चाहती है, ये जनता पर निर्भर करता है। आने वाले समय में भी ऐसे विषयों की हम चर्चा करेंगे समय समय पर। आज न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।